तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे आज पृथ्वी की आयु यानी एज ऑफ द अर्थ। यानी इसमें हम जानेंगे कि आज तक पृथ्वी की आयु कितनी हो चुकी है, यानी पृथ्वी है वो कितनी पुरानी हो चुकी है। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यद्यपि वर्तमान समय तक किसी ऐसे सिद्धांत अथवा विश्वत विधि का प्रतिपादन नहीं किया जा सका है जिनके आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति काल तथा विकास काल का सही रूप में प्रदर्शित किया जा सके, तथापि जो भी मत इस संबंध में प्रचलित है हमें उनका समुचित विश्लेषण करना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है भी मतलब जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उससे संबंधित अभी तक कोई भी मतलब सटीक या कह सकते हैं अच्छा अभी तक सटीक मतलब सटीक वो सिद्धांत नहीं आया है। कोई सही से पृथ्वी की जो आयु है उसके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाया गया है। ठीक है, सटीक प्रमाण अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले इसमें दो संकल्पनाएं हम कह सकते हैं, एक तो धार्मिक संकल्पना और एक वैज्ञानिक संकल्पना। धार्मिक संकल्पना में क्या है, अतीत काल से ही धार्मिकों, दार्शनिकों तथा ज्योतिषियों ने पृथ्वी की आयु परिकलित करने के लिए भगीरथ प्रयास किए हैं। यानी इसमें बताया गया है कि जो हमारे धार्मिक लोग थे, दार्शनिक लोग थे और जो ज्योतिषज्ञ थे, उन्होंने पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए बहुत से प्रमाण या तर्क दिए हैं, जिनमें से है ईरान के विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 1200 वर्ष पहले हुई थी। यानी जो ईरान के विद्वान हैं उन्होंने क्या माना है, पृथ्वी की उत्पत्ति 1200 वर्ष पहले हुई थी। परंतु यह मत सर्वथा असत्य है, यानी ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कितने ही ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं जो समय इस समय से प्राचीन है। भारतीय विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 200 करोड़ वर्ष बताई जाती है। कर्मकांड में एक जगह पर यह उद्धरण मिलता है, ब्राह्मणे द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। इसके आधार पर गणना करने पर पृथ्वी की आयु लगभग 197,29,49,000 और 32 वर्ष बताई जाती है। यह गणना अत्यधिक या यद्यपि अटलबाजी पर आधारित, यानी इसमें जो गणना दी है इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अटलबाजी की है, यानी बहुत ज़्यादा मतलब चालाकी की है। ठीक है, इस गणना में कोई स्पष्ट गणना नहीं बताई है। फिर भी वर्तमान वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित गणना से पर्याप्त मेल खाती है तथा सत्य के अधिक करीब है। ईसाई धर्म के अनुसार एक पादरी अशर ने 17वीं शताब्दी में पृथ्वी की आयु के विषय में अपना मत व्यक्त किया। यह विवरण 1698 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित द एनाल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक में मिलता है, जिसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ईसा से 404 वर्ष पूर्व 2 अक्टूबर को 7 बजे प्रातः हुई। इन्होंने जो अशर है उन्होंने क्या बता दिया है, भी ईसा का जन्म हुआ उससे 404 वर्ष पूर्व, यानी 404 वर्ष पूर्व 2 अक्टूबर, और टाइम भी बता दिया इन्होंने 7 बजे प्रातः हुई। ठीक है, इसके अनुसार भी पृथ्वी की आयु अत्यंत कम है, जो कि असत्य प्रतीत होती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश धार्मिक मत कोरी कल्पनाओं पर आधारित है, उन्हें तर्क के सामने प्रमाणित नहीं किया जा सकता, अतः धार्मिक विचारधारा असामान्य है। जो हमने धार्मिक विचारधारा की है इसमें जो एक तो ईरान के जो मतलब विद्वान हैं उन्होंने तो सिर्फ 1200 वर्ष ही मतलब पृथ्वी की आयु बताई है, और जो लेकिन जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने लगभग थोड़ी बहुत सटीक यानी 2000 वर्ष यानी ये 200 करोड़ वर्ष बताई है, जो कि लगभग जो आज जो जो गणना कर रहे हैं वैज्ञानिक लगभग उसी के आधार पर हैं, उसी के आधार यानी उसे मेल खाती हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी अटलबाजी की मतलब की गई है इसमें, क्योंकि ये जो गणना है बहुत ही सोच समझ कर लिखी गई है उसमें कर्मकांड में। ठीक है, और अशर ने तो बताया है, जो ईसाई धर्म के एक पादरी हैं, उन्होंने तो सिर्फ जो पृथ्वी की आयु है वो ईसा से 404 वर्ष पूर्व ही बताई है, और इन्होंने 2 अक्टूबर और 7 बजे प्रातः हुई थी, और इन्होंने बताया अभी 2 अक्टूबर को 7
7 बजे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक है। मतलब धार्मिक जो मत है उनके अनुसार पृथ्वी की आयु का या पृथ्वी की आयु को समझना बहुत ही मतलब गलत साबित हो सकता है। इसलिए बहुत से विद्वानों ने और वैज्ञानिकों ने ऐसे काम किए हैं जो पृथ्वी की आयु का वैज्ञानिक तर्क कह सकते हैं भी दिए हैं उन्होंने। सबसे पहला जो जिसके आधार पर गणना की गई वो है सागरीय लवणता के आधार पर जो पृथ्वी की आयु है उसका पता लगाने का प्रयास किया गया, ठीक है। प्रयोगों और पर्यवेक्षणों के आधार पर यह मान लिया गया कि सागरीय लवण का लगभग 60% सोडियम नदियों द्वारा प्राप्त होता है। भी सागरीय लवण है वो, ये सागरीय लवण कहाँ से आता है? 60% सोडियम नदियों द्वारा आता है, ठीक है। नदियों द्वारा लाए गए लवण तथा सागरीय लवण में सर्वाधिक समानता पाई जाती है, ठीक है। जो नदियों द्वारा लाया गया लवण है और जो सागरों में जो लवण पाया जाता है उनमें समानता पाई जाती है। इसी आधार पर यह माना गया है कि सागरीय लवणता का आधार मुख्य रूप में नदी ही है। इस प्रकार प्रतिवर्ष के क्रमिक जमाव के कारण सागरीय लवण में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। इसमें कहा गया है जी भी जो सागर में लवण पाया जाता है आज, वो किससे आया है? वो नदियों द्वारा ही इसमें सागरों में डाला गया है, नदियों का ही आधार है, ठीक है। इस प्रकार प्रतिवर्ष के क्रमिक जमाव के कारण सागरीय लवणता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। यदि सागर के सभी नमक का पता लगाया जा सके तथा प्रतिवर्ष जमाव की मात्रा या वृद्धि की दर का पता लगाया जाए तो सागरों के निर्माण काल का पता लगाया जा सकता है। इसमें जो सागर की लवणता के आधार पर पृथ्वी के जो उम्र एज है उसको मतलब जानने का प्रयास किया गया है। इसमें यह क्या कहा गया है कि जो सागर में जो अगर सागर में जितना नमक है उसका पता लग जाए और जो प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, मतलब प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हो रही है सागरों में लवण की, यानी सागरों में प्रतिवर्ष कितना लवण जा रहा है, ठीक है। इसका पता लग जाए तो शायद पृथ्वी की जो एज है उसका भी पता लग जाए। तो इसका विभिन्न वैज्ञानिकों ने सूत्र दिया है, जैसे सागरों का निर्माण, ये सागरों का निर्माण का पता करने के लिए कुल सागरीय लवण यानी सागर में कितना लवण है और प्रतिवर्ष वृद्धि दर और प्रतिवर्ष कितना जो लवण है वो सागरों में आ रहा है, ठीक है। अब जोली है, जोली ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया है कि सागर में कुल लवण की मात्रा 1.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 ग्राम है, ठीक है। जोली के अनुसार प्रतिवर्ष भूतल से 1.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 ग्राम लवण सागर में जमा किया जाता है। इस आधार पर निम्न गणना की जाती है। जो सागर की आयु है, सागर की आयु का पता लगाने के लिए सूत्र ये था, ठीक है। इसमें कुल सागरीय लवण कितना है? 1.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 और जो प्रति वर्ष वृद्धि दर है वो कितनी है? 1.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। अगर इसकी मतलब गणना की जाए तो ये आता है 8 करोड़ वर्ष, ठीक है, 8 करोड़ वर्ष। उपयुक्त आधार पर यानी जो सागरों की आयु है उसका लवण से जो लवण है के आधार पर 8 वर्ष मानी जाती है। भी सागर है वो 8 वर्ष पहले बने थे, ठीक है। उपयुक्त आधार पर पृथ्वी की आयु की साधारण गणना की जा सकती है। यदि सागर का निर्माण 8 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ मान लिया जाए तो पृथ्वी का निर्माण इससे पूर्व हुआ होगा। कितना पूर्व हुआ होगा इस प्रश्न पर अनेकों मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार पृथ्वी के निर्माण काल तथा सागर की उत्पत्ति के बीच 4 करोड़ वर्ष का समय 4 करोड़ वर्ष का समय अवश्य लगा होगा। यानी जो पृथ्वी का निर्माण है वो जो सागर बनने से 4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी की आयु 12 करोड़ वर्ष ठहरती है, परंतु यह परिकलन नितांत असत्य है क्योंकि पृथ्वी की आयु इतनी कम कदापि नहीं हो सकती। यानी ये बिल्कुल असत्य है, इससे हमारी जो पृथ्वी है उसकी आयु का पता नहीं लग सकता। तलछट के जमाव के अनुसार गणना। तलछट यानी जो अवसादी सेल है उनकी गहराई का अगर पता लग जाए तलछट के अनुसार, ठीक है, तो इससे भी जो पृथ्वी की आयु है उसका पता लग सकता है। भी पृथ्वी पर कितना अवसाद जमा हुआ है, कितना अवसाद जमा हुआ है और उस अवसाद की गणना करके हम पृथ्वी की आयु का थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। यदि वर्तमान समय में कुल अवसादी सेलों की गहराई मालूम हो जाए तथा प्रतिवर्ष जमाव की दर ज्ञात हो जाए तो अवसादी सेलों का निर्माण काल जाना जा सकता है। फिर तो
साधारण परिकलन के आधार पर पृथ्वी की आयु आंकी जा सकती है। इसमें क्या कहा गया है भी, अगर अवसादी सेल है उनकी गहराई का हमें पता लग जाए, और जो प्रति वर्ष यानी हर वर्ष कितना, जो कह सकते हैं मिट्टी या कितनी मिट्टी जमा हो रही है, मिट्टी या जो भी अवसाद है कितना अवसाद जमा हो रहा है, अगर उसका पता लग जाए तो इसकी गणना करके हम पृथ्वी की जो आयु है उसका पता लगा सकते हैं। जो प्रथम अवसादी शेलों का निर्माण काल, यानी जो परतदार शेल है उनका निर्माण काल का जो सूत्र है, जैसे अवसादी शेल की कुल गहराई, यानी आज तक पृथ्वी पर कितना अवसाद जमा है उसके कुल गहराई कितनी है, और प्रतिवर्ष जमाव की दर, यानी प्रतिवर्ष कितना मतलब जमाव हो रहा है। ठीक है। उपयुक्त आधार पर अनेक विद्वानों ने पृथ्वी की आयु भिन्न भिन्न रूपों में बताई है। फलस्वरूप एक ही विधि पर आधारित गणना के फल में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण विभिन्न स्थानों में अवसादी सेलों की विभिन्न गहराई का होना है। यहाँ पर कुछ गणनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। जैसे मिस्र में सन 1854 ईस्वी में रैमसीज द्वितीय की प्रस्तर मूर्ति 9 फीट गहराई तलछट द्वारा ढकी पाई गई, यानी रैमसीज द्वितीय उसकी एक मूर्ति है, वो 9 फीट गहरी तलछट द्वारा ढकी पाई गई। उस समय से 3000 वर्ष पहले रैमसीज द्वितीय की मूर्ति का निर्माण हुआ। इस प्रकार 3000 वर्ष में 9 फीट तलछट का जमाव हुआ। इससे प्रतिवर्ष या प्रति सहस्त्र वर्ष में जमाव की दर मालूम हो सकती है। पृथ्वी पर अवसादी सेल की कुल गहराई 100 मील बताई जाती है। जो पृथ्वी की अवसादी सेल की को जो कुल गहराई है ना, वो 100 मील बताई जाती है। ठीक है। इस आधार पर निम्न गणना की जा सकती है। जैसे 9 फीट का जमाव, जो 9 फीट का जमाव कितने वर्ष में हुआ, 300 वर्ष में, और अगर इसकी 3 फीट का जमाव देखें तो 1000 वर्ष में, यानी 3 फीट जमाव अवसादी सेलों का 1000 वर्ष लगते हैं 3 फीट जमाव होने में। और अवसादी सेल की कुल लंबाई कितनी है, 1000 मील या 5,28,000 फीट। ठीक है। और 3 फीट का जमाव 1000 वर्ष में हुआ। ठीक है। तो इसके आधार पर 5,28,000 फीट का जमाव, अब इसकी गुणा कर देंगे हम 3000 वर्ष से, तो कितना हो जाएगा, 17 करोड़ 60 लाख वर्ष। ठीक है। इस प्रकार यानी 17 करोड़ 60 लाख वर्ष है जो लगे, जो ये जो 100 मील जो अवसादी सेल की गहराई है उसको मतलब जमाव होने में, अवसादी सेल का जो जमाव हुआ है वो इतने वर्षों में हुआ है। ठीक है, जो 100 मील है। इस प्रकार प्रथम अवसादी सेल का निर्माण अवधि 17 करोड़ 60 लाख वर्ष 176 मिलियन वर्ष निर्धारित होती है। यानी जो पृथ्वी यानी कह सकते हैं जो अवसादी सेल है पृथ्वी पर पाई जाती है, उनका जमाव कितने वर्ष में कितना हुआ, जमाव हुआ है वो कितने वर्ष में हुआ है, वो हुआ है 17 करोड़ और 60 लाख वर्ष में। ठीक है। परंतु पृथ्वी के निर्माण के काफ़ी समय बाद अवसादी सेल का निर्माण हुआ माना जाता है। यानी पृथ्वी के निर्माण अवसादी सेल का जमाव से तो पहले ही हुआ होगा। ठीक है। तो पहले माना जाता है। यदि पृथ्वी की आयु अवसादी सेल आयु की 3 गुना मान ली जाए तो पृथ्वी की आयु लगभग 50 करोड़ वर्ष निर्धारित की जा सकती है, परंतु यह आयु भी अत्यंत कम मालूम होती है तथा इसे स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है। अब आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो तथा वायोमिंग की घाटियों में तलछट के जमाव के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना की जा सकती है। यहाँ पर पता लगाया गया कि आधे मील तलछट का जमाव, जो आधे मील तलछट का जमाव कब हुआ, मतलब कितने टाइम में हुआ, जो 65 लाख वर्षों में हुआ। ठीक है। इस आधार पर निम्न गणना हो सकती है, यानी आधे मील तलछट का जमाव, ये याद रखना, 65 लाख वर्षों में हुआ, जो कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो और वायोमिंग की घाटियों में। ठीक है। देखिए आधे मील तलछट का जमाव 65 लाख वर्ष। ठीक है। और अगर हम देखें 100 मील तलछट का जमाव, जो टोटल गहराई कितनी मानी थी, इसमें भी 100 मील मानी थी और इसमें भी 100 मील तलछट मानी है। ठीक है। तो 100 मील तलछट का जमाव कितने टाइम में हुआ, 130 करोड़ वर्ष में। ठीक है। यानी 1 अरब 30 करोड़ वर्ष। इस तरह प्रथम अवसादी सेल का निर्माण काल 130 करोड़ वर्ष निर्धारित होता है।
परंतु पृथ्वी की आयु इसके पूर्व हुआ होगा, ठीक है। जो पृथ्वी की जो निर्माण है, ठीक है, वो इससे पूर्व हुई होगी। यदि पृथ्वी की आयु अवसादी सेलों की आयु की 2 गुनी मान ली जाए तो पृथ्वी की आयु 260 करोड़ वर्ष बताई जा सकती है। यह गणना कुछ सीमा तक रेडियो एक्टिव खनिज विधि, जो रेडियो एक्टिव खनिज विधि है, उसने जो पृथ्वी की आयु जो परिकलित की है वो 200 करोड़ वर्ष से मेल खाती है, यानी उससे मेल खाती है लगभग, ठीक है। अब देखिए, इंग्लैंड में तलछट के जमाव की दर 4 वर्ष में 1 फुट बताई जाती है। इस आधार पर प्रथम अवसादी सेल की आयु निम्न रूप से मालूम की जा सकती है। अवसादी सेल की कुल गहराई कितनी है? 100 मील, यानी 5,28,000 फीट, ठीक है। और 1 फुट का जमाव 1 फुट है, उसका जमाव कब हुआ? 4 वर्ष में, ठीक है। और 5,28,000 फीट है, अगर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5,28,000 फीट है, उसको 4 वर्ष से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 211 करोड़ वर्ष, 211 करोड़ 20 लाख, ठीक है, वर्ष आती है पृथ्वी की आयु। पृथ्वी की नहीं, मतलब अवसाद की आयु, सॉरी। तो प्रथम अवसादी सेल की आयु कितनी बताई जाती है? 2 अरब 11 करोड़ वर्ष, यानी 211 करोड़ वर्ष। इस तरह यदि उपयुक्त प्रथम तथा द्वितीय गणनाओं के आधार पर पृथ्वी की आयु अवसादी सेलों की आयु की 3 गुनी या 2 गुनी मानी जाए तो यह आयु लगभग 6 अरब 33 करोड़, यानी 633 करोड़ तथा 4 अरब 22 करोड़ वर्ष ठहरती है। परंतु यह आयु इतनी अधिक है कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी इसने तो 6 अरब और 33 करोड़ से लेकर 4 अरब 22 करोड़ वर्ष बता दी है, ठीक है। परंतु यह आयु इतनी अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस गणना के आधार पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि पृथ्वी की आयु 2 अरब वर्ष से अधिक है तथा यह बात मान्य भी हो सकती है। अब देखिए, अब पहले हमने किसके आधार पर किया? पहले हमने किया सागरीय लवणता के आधार पर, दूसरा किया तलछट के जमाव के आधार पर, अब कर रहे हैं हम अपरदन के आधार पर, यानी अपरदन कितना हुआ है, ठीक है, कटाव के आधार पर। कुछ विद्वानों ने पृथ्वी के आवरण क्षय के आधार पर पृथ्वी की आयु ज्ञात करने का प्रयास किया है। यह परिकलन इस सर्वमान्य तथ्य पर आधारित है कि महाद्वीपीय भागों का प्रतिवर्ष अपरदन होता है। तो इसमें क्या कहा गया है? भी महाद्वीप के जो भाग हैं उनका प्रतिवर्ष कटाव या अपरदन हो रहा है, ठीक है। यदि प्रारंभ से आज तक संपूर्ण अपरदन की मात्रा तथा अपरदन की सामान्य दर मालूम हो जाए, वही बात है भी संपूर्ण अपरदन कितना हुआ है और अपरदन की जो दर है, प्रतिवर्ष वृद्धि दर कह सकते हैं या कटाव की दर कह सकते हैं, वो कितनी है, तो पृथ्वी की आयु जानी जा सकती है। साधारण तौर पर कुछ भूगर्भवेताओं ने यह अनुमान लगाया है कि 1 फुट मोटी परत के पूर्ण अपरदन के लिए 10,000 वर्ष की आवश्यकता होती है। यानी 1 फुट जो गहराई कटाव होने के लिए कितने वर्ष लगते हैं? 10,000 वर्ष, ठीक है। यह भी विदित है कि अपरदन के बाद प्राप्त अवसाद परतदार सेल के रूप में जमा होता है। अब तक प्राप्त अवसादी सेल की गहराई 100 मील तक बताई गई है, ठीक है। इस आधार पर निम्न गणना की जा सकती है। अब देखिए, जो कुल गहराई कितनी बताई जाती है अवसादों की? 100 मील, ठीक है। और यानी ये देख लिया हमने, 100 मील कितने के बराबर होता है? 5,28,000 फीट के, ठीक, 5,28,000 फीट के। अब 1 फुट का अपरदन कितना बताया गया था पीछे? 10,000 वर्ष, ठीक है, 10,000 वर्ष बताया गया था। तो 5,28,000 फीट का जो अपरदन है उसका कितने टाइम में हुआ? 5,28,000 मल्टीप्लाई में कितना? 10,000, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये आएगा 528 करोड़ वर्ष, ठीक है। यदि हम पृथ्वी की आयु इससे 2 गुनी माने तो वह 1,000, या हम कह सकते हैं 1,056 करोड़ वर्ष निर्धारित होती है। परंतु यह मत नितांत भ्रामक है। पृथ्वी की आयु इतनी अधिक कदापि नहीं हो सकती। रेडियो एक्टिव खनिज विधि के आधार पर पृथ्वी की आयु 200 या 2 अरब वर्ष बताई गई है, 200 करोड़ है, ठीक है, 200 करोड़ बताई गई है रेडियो एक्टिव जो खनिज है विधि के अनुसार, तो ठीक है। इस स्थान से दूसरे
एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवर्षण में इतना अंतर पाया जाता है कि आवरणक्षय की सामान्य दर का पता लगाना कठिन कार्य हो जाता है। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष अपरदन समान तो होता नहीं, यहाँ तक कि एक मौसम से दूसरे मौसम में अपरदन में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि 5280 मिलियन वर्ष में ही अपरदन के कारण अवसादी सेलों का जमाव हुआ होगा। प्रत्येक जगह पर जमाव भी समान नहीं होता। इन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यह मत वर्तमान समय में सर्वथा अमान्य है। यानी इस मत में क्या बताया गया है, जो तलछट के अपरदन है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। भी जो अपरदन की दर है वो हर जगह अलग पाई जाती है, और जो अपरदन अगर हो गया और वहाँ पर जमाव भी होता है दोबारा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं भी अपरदन ही होता रहे वहाँ पर किसी कारण, जैसे मतलब कह सकते हैं वायु द्वारा या और अन्य साधनों से, मतलब वहाँ पर जो अवसाद है उनका जमाव भी होता है, ठीक है, साथ के साथ। तो यह जो मत है वो सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि इसने जो आयु बताई है वो लगभग मान लो 1056 करोड़ वर्ष बताई है, जो कि जो रेडियो एक्टिव है उसने जो सबसे पुरानी जो मतलब कह सकते हैं पदार्थ है उसका 2000 वर्ष ही उसका आयु बताई है। तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता डिफरेंस, ठीक है। चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर गणना। अब हम चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है, ठीक है, उसके आधार पर हम जो पृथ्वी की आयु है उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, चंद्रमा की ज्वारीय रगड़ का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जिस कारण पृथ्वी की परिभ्रमण शक्ति कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ज्वारीय रगड़ के कारण पृथ्वी के परिभ्रमण का समय बढ़ जाता है, और परिभ्रमण गति में कमी के कारण क्या क्या कहा गया है इसमें, विपरिभ्रमण का समय कब बढ़ता है, जो परिभ्रमण गति है जो उसमें कमी होती है। जिस दर से पृथ्वी की परिभ्रमण गति कम होती है उसी दर से चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाता रहता है। यानी परिभ्रमण कम होता है ना पृथ्वी का, तो क्या होता है, उसी दर से चंद्रमा है जो पृथ्वी से दूर जाता है, ठीक है। इस प्रकार चंद्रमा की ज्वारीय रगड़ का माप तथा परिभ्रमण गति में परिवर्तन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चंद्रमा प्रतिवर्ष पृथ्वी से 13 सेंटीमीटर दूर हटता जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है भी चंद्रमा जो है वो प्रतिवर्ष कितना दूर जा रहा है, 13 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, प्रतिवर्ष जा रहा है। पृथ्वी से चंद्रमा की वर्तमान दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इस आधार पर चंद्रमा को 3,84,000 किलोमीटर दूर हटने के लिए, यानी कितना दूर हट गया है चंद्रमा, इतना दूर हट गया 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है, दूर हटने के लिए 295,38,40,000 वर्ष लगे होंगे। इसने क्या बताया, 295,38,40,000 वर्ष लगे होंगे। इस आधार पर पृथ्वी की आयु 4 अरब वर्ष बताई गई है या बताई जाती है, ठीक है। हेराल्ड जेफरीज के ज्वारीय सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी की आयु 25 वर्ष निश्चित की जाती है। तो हेराल्ड जेफरीज है उसने तो जो पृथ्वी की आयु है उसने तो 25 अरब वर्ष बता दी गई, जो कि सर्वथा गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉर्ड केल्विन की संकल्पना है। जो लॉर्ड केल्विन ने जो पृथ्वी की आयु की गणना के विषय में वैज्ञानिक विचारधारा प्रस्तुत की है, परंतु वर्तमान समय में इनका महत्व मान्य नहीं है। इन्होंने पृथ्वी के शीतल होने की गति के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना की है। यानी इन्होंने कैसे गणना की है, पृथ्वी के शीतल होने के आधार पर। धरातल के नीचे की ओर जाने पर प्रति 33 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। यानी इसने क्या बताया है, जो 33 मीटर अगर हम धरती के अंदर जाएंगे, यानी पृथ्वी के अंदर जाएंगे 33 मीटर, तो वहाँ पर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाएगी दबाव के कारण, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी के अंतरतम भाग में अत्यधिक ताप होने के कारण आंतरिक भाग में ऊष्मा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तथा पुनः विकिरण द्वारा ताप का ह्रास होता है। पुनः विकिरण के द्वारा क्या होता है, ताप का ह्रास होता है। यद्यपि भूमिगत ताप प्रवणता, भूपटल की चट्टानों की औसत कंडक्टिविटी तथा धरातल के
धरातलीय भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाए तो गणितीय परिकलन के आधार पर कोई या नष्ट ऊष्मा की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। तो इसने क्या कहा है, इसने बताया है अगर हमें भूमिगत ताप प्रवणता है, ठीक है, भूमिगत ताप प्रवणता है तो उसकी भूपटल की चट्टानों की औसत कंडक्टिविटी है, भूपटल की चट्टानों की जो औसत कंडक्टिविटी है और जो पृथ्वी के धरातलीय भाग का जो क्षेत्रफल है, पृथ्वी के जो धरातलीय भाग का क्षेत्रफल उसका पता लग जाए तो गणितीय सूत्रों के आधार पर हम जो जो पृथ्वी ने ऊष्मा कह सकते हैं या तापमान खोया है उसका पता लग जाएगा। ठीक है, यदि ताप ह्रास की मात्रा तथा दर मालूम हो जाए तो पृथ्वी के ठोस होने का समय मालूम किया जा सकता है। इस आधार पर लॉर्ड केल्विन ने यह माना कि समग्र पृथ्वी 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर ठोस हुई है। इस प्रकार पृथ्वी का बाह्य भाग आज से 1897 ईस्वी से, ठीक है, आज यानी 1897 में इसने जो लॉर्ड केल्विन है इसने ये गणना की थी, से 4 करोड़ वर्ष पूर्व शीतल होकर ठोस हो गया। ठीक है, इस प्रकार केल्विन ने पृथ्वी की आयु 4 करोड़ वर्ष निर्धारित की है। ठीक है, वर्तमान अनुसंधान युग में केल्विन का यह मत मान्य नहीं है, यानी मान्य नहीं है क्योंकि 4 करोड़ वर्ष है वो तो बहुत कम है। केल्विन के समय तक रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ का पता नहीं लगा, यानी जो रेडियो एक सक्रिय पदार्थ है वो कब आए, वो तो आए लगभग 20वीं शताब्दी में। ठीक है, 20वीं शताब्दी के शुरू में, लेकिन इसने 1897 में ये गणना की तो उसे पता नहीं था। ठीक है, इन पदार्थों के वियोजन तथा विघटन से ताप उत्पन्न होता है जिससे भूगर्भ का ताप और अधिक हो जाता है। केल्विन ने इन पदार्थों पर ध्यान नहीं दिया, अतः इनका मत त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, ये जो केल्विन का जो मत दिया है लॉर्ड केल्विन ने, ये मान्य नहीं है, कह सकते हैं ये इसमें कमियां बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सारी कमी है क्योंकि इसने तो पृथ्वी की आयु है वो 4 करोड़ वर्ष ही बताई है। अब हम देखते हैं रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर गणना। जो रेडियो सक्रिय तत्व है उनके आधार पर हम पृथ्वी की आयु है उसका पता लगाने का प्रयास किया गया है। जो रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। यही एकमात्र आज के टाइम में ऐसा मतलब कह सकते हैं गणना का आधार है, यानी पृथ्वी की एज का पता लगाने का एक आधार है जिस पे थोड़ा बहुत विश्वास या कह सकते हैं अभी लगभग विश्वास किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं है तथा वर्तमान समय में यह विधि अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। ये पदार्थ ऐसे होते हैं जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं उनके बारे में बताया गया। ये तत्व या ये पदार्थ ऐसे होते हैं इनके विघटन से ऊष्मा उत्पन्न होती है। विघटन से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस तरह की खोज सर्वप्रथम पीरे क्यूरी, ये याद रखना, इस तथ्य की खोज किसने की, पीरे क्यूरी। ये पीरे क्यूरी ने 1903 ईस्वी में, ठीक है, पीरे क्यूरी 1903 में क्या की थी, इसने ये जो पदार्थ है विघटन से ऊष्मा उत्पन्न होती है इस तथ्य की खोज की थी। किसने, पीरे क्यूरी ने 1903 में, ये याद रखना। ठीक है, उस समय 1904 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक विद्वान, अब फिर कौन आया, 1904 में आया रदरफोर्ड नामक विद्वान ने रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर चट्टानों की आयु निर्धारित करने का प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया, 1904 में रदरफोर्ड ने। और पीरे क्यूरी ने क्या पता लगाया, पीरे क्यूरी ने बताया भी जो पदार्थ है उसके विघटन से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और 1904 में रदरफोर्ड नामक विद्वान ने जो रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधार पर जो चट्टान की आयु है उनका निर्धारण करने का प्रयोग या कह सकते हैं प्रयास किया। अब देखिए यूरेनियम, थोरियम आदि में सबसे अधिक रेडियो सक्रिय कण पाए जाते हैं। जो यूरेनियम और थोरियम होता है उसमें रेडियो सक्रिय कण सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, यूरेनियम तथा थोरियम किसी न किसी रूप तथा मात्रा में प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं। जो यूरेनियम और थोरियम है वो प्रत्येक प्रत्येक सेल है, मतलब हर सेल में पाए जाते हैं किसी न किसी मात्रा में। जब चट्टानों का विघटन होता है तो ये पदार्थ विखंडित तथा विघटित होकर किरणें प्रसारित करते हैं। जब मतलब चट्टानें टूटती हैं या विघटित होती है तो क्या करती है, विघटन या तथा विघटित होकर किरणें प्रसारित करती है, किरणें, ठीक है, जिनसे ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखो ये चट्टानों में विघटन होता है, चट्टानों में विघटन होने से क्या होता है, किरणें प्रसारित होती है और किरणों से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है।
इस प्रकार रेडियो सक्रिय पदार्थ भूगर्भ को ऊष्मा प्रदान करने में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए हैं। जब यूरेनियम का विघटन होता है, देखिए, जब यूरेनियम का विघटन होता है तो ऊष्मा की उत्पत्ति के कारण उसका रूपांतरण हो जाता है। क्या ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है, उसमें रूपांतरण हो जाता है जो यूरेनियम का है, ठीक है, जिससे शीशे का निर्माण होता है। देखिए क्या कहा गया है, यूरेनियम का विघटन होता है तो ऊष्मा की उत्पत्ति के कारण उसका रूपांतरण किस में हो जाता है, शीशे में रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। अब यदि यह ज्ञात कर लिया जाए कि यूरेनियम का रूपांतरण शीशे में कब हुआ, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ तथा यूरेनियम का समय मालूम हो जाएगा। अगर हमें यह पता लग जाए कि यूरेनियम कब शीशा बना, तो इसके तो हम शीशे का निर्माण का पता लग जाए और रेडियो सक्रिय पदार्थ तथा यूरेनियम का मालूम हो जाए, तो हम इससे मतलब जो पृथ्वी की जो गणना है उससे संबंधित या पदार्थ की गणना या उसकी एज से संबंधित तथ्य निकाल सकते हैं। देखिए, यूरेनियम विघटित होने पर अल्फा कण उत्पन्न करता है। यूरेनियम, अब देखिए, यूरेनियम विघटित होता है तो वो अल्फा कण है, वो उत्पन्न करता है। फलस्वरूप एक चट्टान से उत्पन्न अल्फा कणों को गिनकर, यानी एक चट्टान से उत्पन्न जो चट्टान में अल्फा कण उत्पन्न हुए हैं उनकी गिनती करके हम रूपांतरण की गति का पता लगाया जा सकता है, अल्फा कण के द्वारा रूपांतरण की गति का, ठीक है। यह अनुमान किया जाता है देखिए, यह अनुमान किया जाता है कि यूरेनियम का 1.67 भाग 10 करोड़ वर्षों में शीशे में बदल जाता है। यानी यूरेनियम का 1.67 भाग 1.67 भाग यूरेनियम का 10 करोड़ वर्षों में शीशा बनता है। तो परंतु यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों में शीशे की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि हमने पहले पता किया था, ठीक है, पढ़ा था, यानी अतः प्रत्येक सेल का शीशा भिन्न भिन्न समय में रूपांतरित हुआ है। इसके होते हुए भी वैज्ञानिक तरीके से प्रत्येक सेल में शीशे की वर्तमान मात्रा का पता लगा लिया जाता है, ठीक है। इस आधार पर यह गणना की जाती है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ आज से 150 करोड़ वर्ष पहले वर्तमान थे, ठीक है। यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ आज से कब थे, 150 करोड़ वर्ष पहले थे, ठीक है। इस प्रकार किसी भी सेल की आयु 200 करोड़ वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। समय इस समय के पूर्व पृथ्वी तरलावस्था में रही होगी, यानी 200 करोड़ वर्षों से पहले पृथ्वी किस में थी, तरल अवस्था में थी, ठीक है। बाद में ठोस होने लगी जिस कारण सेलों का निर्माण हुआ, फिर बाद में वो धीरे धीरे ठोस होने लगी जिससे सेल का निर्माण हुआ। उपयुक्त आधार पर पृथ्वी की आयु 200 से लेकर 300 करोड़ वर्ष के बीच मानी जाती है, यानी 200 करोड़ से 300 करोड़ वर्ष के बीच मानी जाती है, यानी 2 से 3 अरब, ठीक है। तो हमें जो आज जो गणना मिली है उसमें पृथ्वी की आयु जो निष्कर्ष निकलता है, भी पृथ्वी की आयु का जो सटीक वैज्ञानिक या सटीक वैज्ञानिक जो सिद्धांत है वो कौन सा है, वो है रेडियो सक्रिय तत्व के आधार पर जो गणना की गई है वो, ठीक है। इसके आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी बताई है, इसके आधार पर 2 से 3 अरब के बीच में जो पृथ्वी की आयु है वो हो सकती है, ठीक है। यही एक वैज्ञानिक कह सकते हैं, वैज्ञानिक प्रमाण हमें मिला है। इसके अलावा और कोई वैज्ञानिक तर्क हमारे पास नहीं है। जो भी तर्क हैं वो या तो तर्क धार्मिक है या सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित है, ठीक है। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। प्रोफेसर H.N. रसेल ने यूरेनियम शीशे तथा थोरियम शीशे के आधार पर पृथ्वी की आयु क्रमश 2 अरब 25 करोड़ वर्ष 4 से यानी 2 अरब 25 करोड़ वर्ष से 4 अरब 60 करोड़ वर्ष बताई है। इस प्रकार सेल के अनुसार पृथ्वी की आयु 2 से 4 अरब वर्ष के बीच ठहरती है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं भी पृथ्वी की आयु 2 से 4 अरब वर्ष हो सकती है। प्राणी शास्त्रियों ने जीव विकास के इतिहास के आधार पर पृथ्वी की आयु 1 अरब वर्ष बताई है। जो प्राणी शास्त्री है उन्होंने जीव विकास के इतिहास के आधार पर, यानी उन्होंने जीवों में जो विकास हुआ है, प्राणी शास्त्री उन्होंने क्या कहा है, जो जीवों में विकास हुआ है उसका विकास का जो इतिहास है
ठीक है, उसको देखकर इन्होंने पृथ्वी की जो आयु है उसका पता लगाने का प्रयास किया है, जो कि इन्होंने बताई है पृथ्वी की आयु प्राणी शास्त्रियों ने, ठीक है, 1 अरब वर्ष। ठीक है, उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आयु के संबंध में अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु यह चिंता का विषय है कि अब तक इस संबंध में कोई भी ऐसा विसवत सूत्र नहीं मिला है जिसके आधार पर जिसके संबंध में आपत्तियां न हो। कुछ मत तो इतने भ्रामक तथा गलत हैं कि उनसे संदेहास्पद अवधारणा उत्पन्न होती है। इनमें अधिकांश मत कल्पना तथा अनुमानों पर आधारित है। उपयुक्त गणना के आधार पर यह निश्चयपूर्ण कहा जा सकता है कि पृथ्वी की आयु 200 करोड़ वर्षों से कम नहीं हो सकती। यानी जितने भी मतलब वैज्ञानिकों ने शोध किया है या मान्यताएं हैं, तो अगर उन मान्यताओं को आधार रखकर अगर हम या वैज्ञानिक जो संकल्पना है उनको आधार रखकर पृथ्वी की आयु का जो औसत अनुमान लगाया जाए, तो वो औसत अनुमान 200 करोड़ वर्ष से ज़्यादा है। यानी पृथ्वी की आयु 200 करोड़ वर्ष से ज़्यादा है, 2 अरब वर्ष से ज़्यादा है। ठीक है, इस क्षेत्र में रेडियो सक्रिय पदार्थों के प्रमाण को ही आधार मानना चाहिए। अब पृथ्वी की आयु है किस मतलब किस सिद्धांत को हम माने, ये भी एक बड़ी बात है। भी बहुत से ये भी जो रेडियो सक्रिय है, ये भी क्या पता सही न हो, इससे भी पुरानी कह सकते हैं चट्टान या वगैरह कुछ हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वैज्ञानिक ये थोड़ा बहुत नहीं, वैसे मतलब रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो प्रमाण है वो ही हम आधार मान सकते हैं। इससे सटीक कोई प्रमाण नहीं है तथा पृथ्वी की आयु 200 से 300 करोड़ वर्ष के बीच रखी जा सकती है। तो हमने देखा जो पृथ्वी की आयु है वो 200 से 300 करोड़ वर्ष के बीच है। ठीक है, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है जो पृथ्वी की आयु है वो इतनी ही है, 200 से 300 करोड़ वर्ष। ठीक है, बहुत से आधार हैं, लेकिन फिर भी ये जो रेडियो एक्टिव सक्रिय वाला जो आधार है वो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है। तो हमने आज की इस वीडियो में हमने क्या किया, पृथ्वी की आयु एज ऑफ द अर्थ के बारे में देखा है, जिसमें हमने धार्मिक संकल्पनाएं देखी। ईरान के जो विद्वान हैं उन्होंने तो सिर्फ पृथ्वी की जो आयु है उसे 1200 वर्ष माना, जो बिल्कुल असत्य है। जो कर्मकांड है उसमें क्या बताया गया है, उसमें 197 करोड़ 29 लाख 49 हजार 32 वर्ष बताई गई है। जो कह सकते हैं भारतीय विद्वान है, भारतीय विद्वानों या ज्योतिषी ने, ठीक है, जो धार्मिक संकल्पना के आधार पर है। लेकिन जो ईसाई धर्म के जो पादरी हैं अशर, उन्होंने तो सिर्फ जो पृथ्वी की आयु है वो 404 वर्ष ईसा से 404 वर्ष पहले ही मानी है, जो कि और उन्होंने तो टाइम भी बता दिया है, 2 अक्टूबर को 7 बजे प्रातः हुई थी। ठीक है, ठीक है, इन्होंने तो टाइम भी बता दिया है। ये धार्मिक संकल्पनाएं थी जो बिल्कुल भी अमान्य है। लेकिन जो भारतीय, एक गौरव की बात कह सकते हैं हम, जो भारतीय ज्योतिषी थे या अर्थशास्त्री जो भी थे, ठीक है, उन्होंने जो गणना की थी, धार्मिक संकल्पना दी थी पृथ्वी की आयु के बारे में, जो कर्मकांड में लिखी हुई है, वो लगभग जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है उनसे जो आयु आज निर्धारित हुई है पृथ्वी की, उससे मेल खाती हुई है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए उसकी कितनी थी, उसकी थी 2 अरब से 3 अरब के बीच में, ये 2 अरब के करीब ही है। 1 अरब कैसे, 1 अरब 97 करोड़। ठीक है, 1 अरब 97 करोड़ लगभग उससे मिलती जुलती है। तो ये थोड़ी बहुत संकल्पना है, ये थोड़ी मान्य है धार्मिक संकल्पना में। ठीक है, अब फिर हमने की सागरीय लवणता के आधार पर पृथ्वी की आयु का पता लगाया है, कुछ गणना की कि कुल सागरीय लवण कितना है, इतना। ठीक है, और फिर प्रतिवर्ष वृद्धि दर कितनी है, ये इतनी है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है पृथ्वी की आयु का, इससे पृथ्वी की आयु सागरीय लवण से के आधार पर 8 करोड़ वर्ष, और जो तलछट के जमाव के आधार पर जो के अनुसार जो पृथ्वी की आयु है वो कितनी बताई गई है, वो बताई गई है 17 करोड़ और 60 लाख वर्ष। ठीक है, और फिर बताया गया है जो फिर हमने पढ़ा है अपर्दन के आधार पर गणना पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए, इसमें कितने वर्ष बताई गई है, इसमें बताई गई है लगभग, इसमें तो बहुत ज़्यादा बताई गई है, इसमें बताई गई है 1056 करोड़ वर्ष, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर बताई गई है चंद्रमा की ज्वारी शक्ति, यानी चंद्रमा प्रतिवर्ष 13 सेंटीमीटर दूर हटता जा रहा है, तो वो आज कितना दूर है उसके आधार पर जो गणना की गई है कितना दूर हुआ है। ठीक है, तो उसके आधार पर 295 करोड़ और 38 लाख 40 हजार वर्ष मतलब पृथ्वी की आयु बताई गई है। ठीक है, लगभग 4 अरब के वर्ष मानी गई है। फिर लॉर्ड केल्विन का मत है, लॉर्ड केल्विन के मत में
जो पृथ्वी की आयु है वो उन्होंने मानना है, जो मतलब जो पृथ्वी के जो कह सकते हैं ठंडा होने की दर के आधार पर माना है, ठीक है। तो उसके आधार पर इन्होंने 4 करोड़ वर्ष बताई है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन जो रेडियो सक्रिय एक्टिव है, इसके आधार पर जो पृथ्वी की आयु की गणना की गई है, उसको हम थोड़ा बहुत या कह सकते हैं उसको ही हम आज के टाइम में सही मान सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में क्या पता और अधिक सटीक प्रमाण मिल जाए और तरीकों से पृथ्वी की आयु का पता लग जाए। लेकिन आज तक जो सबसे ज़्यादा मान्य तथ्य है वो यही है, जिसमें रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर जो पृथ्वी की गणना की गई है या पृथ्वी की आयु का पता अंदाजा लगाया गया है वो 2 से 3 अरब वर्ष के बीच है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत गलती होगी तो माफ़ करना, ठीक है। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं आज से रेगुलर क्लासेस लेने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही पूरी डिटेल्ड वीडियो आएंगी, जितने भी टॉपिक हैं यूजीसी नेट के। अगर आप वैसे भी अगर ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।